नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीजी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरें हैं पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। दिल्ली के चुनावी संग्राम में दिग्गज संभालेंगे प्रचार की कमान। जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ के अलावा राहुल गांधी, केजरीवाल देंगे अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार को धार। पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर देश कर रहा याद। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने नेताजी को किया नमन। देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। नहीं थम रहा है जम्मू कश्मीर के राजौरी के बधाल गांव में रहस्यमयी बीमारी से लोगों की मौत का सिलसिला। मौतों के कारणों की जांच के लिए पहुंची गृह मंत्रालय की टीम की जांच जारी। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स लद्दाख में आज से आगाज। 19 टीमों के 428 एथलीट ले रहे हिस्सा। 5 दिन तक चलेंगे विंटर गेम्स। और दिल्ली विधानसभा में सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सभी दल धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। पार्टियां अपने फायरब्रांड नेताओं को मैदान में उतार रही हैं। बात भाजपा की करें तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में तकरीबन 14 चुनावी जनसभाएं करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज 3 जनसभाएं करेंगे और जनता से बीजेपी की तरफ से वोट देने की अपील करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज 2 जनसभा करेंगे। सबसे पहले वो नजफगढ़ में रैली करेंगे, उसके बाद शकूर बस्ती में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। वहीं कांग्रेस भी दिल्ली की कुर्सी हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित डोर टू डोर अभियान कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मुस्तफाबाद में रैली करेंगे। हालांकि बुधवार को होने वाली रैली राहुल गांधी की तबीयत खराब होने की वजह से स्थगित हो गई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अगले महीने की 5 तारीख को होगा, जबकि मतगणना 8 फरवरी को होगी। दिल्ली चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पटेल नगर सीट से भाजपा उम्मीदवार राजकुमार आनंद ने कहा कि जब कोई पार्टी चुनाव हारने लगती है तो वो ईवीएम में गड़बड़ी और एसएचओ को आदेश देने जैसे आरोप लगाने लगती है। अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि वो चुनाव हार रहे हैं। जब वो चुनाव हारते हैं, कोई भी हारता है, तो इस तरह की बातें करता है कि ईवीएम खराब हो गया, एसएचओ से रुकवा लिया, गृह मंत्रालय से फोन आ गया। उनको पता लग गया कि उनका काम तमाम हो चुका है। इसीलिए आतिशी कह रही हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि एसएचओ को डायरेक्ट एचएम से फ़ोन आ रहा है, होम मिनिस्ट्री से फ़ोन आ रहा है। इसका मतलब उनको समझ में आ गया कि अब बहाना बनाना है, क्योंकि जब भी कोई हारता है तो ईवीएम का बहाना बनाता है, गृह मंत्रालय का बहाना। वहीं नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों पर चुनाव के दौरान आम जनता को पैसे और सामान देने का आरोप लगाया है और कहा है कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले और कार्रवाई करे। कल मेरे कुछ लोग, हम लोग जहां कैंपेनिंग कर रहे थे कालीबाड़ी के इलाके में, वहां हमारे कुछ लोगों ने कहा कि एक क्लस्टर के आसपास कुछ महिलाएं जा रही थी। जब इन्होंने उनसे पूछा कि कहां जा रहे हो, तो उनका कि आम आदमी पार्टी वाले 1000 रुपया दे रहे हैं, हम उसके लिए जा रहे हैं। अब वो पैसा लेने जा रहे थे, कोई रजिस्ट्रेशन चल रहा है, क्या कोई लालच दिया जा रहा है, ये बात सिद्ध नहीं हुई। लेकिन महिलाओं ने साफ साफ कहा कि आम आदमी पार्टी वाले भी 1000 रुपये की कुछ न कुछ इंतजाम कर रहे हैं। तो दोनों पार्टियां इसमें सीधे सीधे दोषी हैं। मैं आशा करूंगा कि इलेक्शन कमीशन इसको संज्ञान में लेगा और कोई न कोई कार्रवाई करेगा। और दिल्ली के चुनाव के तमाम सरगर्मियों पर बात करने के लिए हमारे साथी संवाददाता जुड़ गए हैं। धीरज कुमार, धीरज, सबसे पहले तो प्रचार के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। एक तरह से प्रचार को धार देते हुए योगी आदित्यनाथ भी आज 3 रैलियां करने जा रहे हैं। कुल उनकी 14 रैलियां होंगी 5 तारीख से पहले तक।
ऐसे में आज जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी भी दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं, किस तरह से चुनावी माहौल बदलेगा? क्या धार्मिक ध्रुवीकरण की एक कोशिश की जा रही है? बिल्कुल आपने सही कहा। तीनों पार्टियों के दिग्गज उम्मीदवार और ओवैसी के साथ जो 4 पार्टियों के हम कह सकते हैं कि दिग्गज जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो चुनावी मैदान में कूद चुके हैं अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए। और अब से थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जिनकी आज 2 जनसभा होने वाली है। एक जो सभा है वो उत्तम नगर के इलाके में है और दूसरी जो सभा है वो सकूर बस्ती में है। 2 सभाओं के जरिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बीजेपी के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए आज वो मैदान में उतरेंगे। और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी आज 3 जो जनसभाओं को 3 विधानसभा क्षेत्र को संबोधित करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी ये जाना है कि जैसा कि जो योगी आदित्यनाथ की जो 14 सभाएं हुई थी वो हरियाणा के जो विधानसभा के चुनाव में हुई थी और 14 सीटों में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतने में मदद मिली थी। उसी प्रकार से उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव में भी 30 विधानसभा चुनाव उन्होंने देखा था, वहाँ गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए और उन 30 विधानसभा चुनाव में 22 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। तो एक तरीके से हम वोटों के ध्रुवीकरण के लिहाज से योगी आदित्यनाथ की जो 14 जो सभाएं जो निर्धारित की गई है 14 विधानसभा क्षेत्रों में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और इससे पहले भी हमने देखा है कि चुनाव में कैसे वो 80 और 20 का आंकड़ा देकर वोटों को ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं और जिसका कि फ़ायदा सीधे तौर पर पार्टी को मिलता है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी भी आज 2 सभाएँ हैं, वो भी अपनी सभाओं के जरिए लोगों को वोटरों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। हम आपको जानकारी दें कि जो दिल्ली के चुनाव में जो उत्तरांचल का जो वोटर है वो भी खासी संख्या में है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी आज उनकी भी 2 सभा है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, जो फायर ब्रांड नेता हैं या जो कह सकते हैं जो स्टार प्रचारक हैं, वो चुनावी समर में कूद चुके हैं। कांग्रेस की बात कर लें तो आज राहुल गांधी की रैली मुस्तफाबाद में तय की गई है। हालांकि उनकी 2 जो पिछली रैलियां हैं, एक रैली नई दिल्ली में थी जिसको कि जो स्थगित कर दिया गया और इससे पहले भी कल एक रैली थी जिसमें कि स्वास्थ्य कारणों से ऐसा कहा गया है कि राहुल गांधी की रैली रद्द की गई है। अब आज जो मुस्तफाबाद की रैली है, मुस्तफाबाद की जो सीट है कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण सीट है, वहाँ जोर आजमाइश पार्टी लगा रही है। अब देखने की स्थिति होगी है कि आज की सभा में राहुल गांधी वहाँ पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की भी बात कर ले तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जो आज पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान, उनकी 3 सभा है। संजय सिंह की भी एक कस्तूरबा नगर में एक सभा। राघव चड्ढा भी आज चुनावी समर में उतरेंगे अपने दल के प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, जो एक ध्रुवीकरण की जो बात दिल्ली के चुनाव में की जा रही है, ये AIMIM जो पार्टी है दिल्ली में 10 विधानसभा क्षेत्रों पे अपना प्रत्याशी उतारा है और 10 विधानसभा क्षेत्रों में ये जो इलाका है ये मुस्लिमों का इलाका है, अल्पसंख्यक बहुल इलाका है। तो एक तरीके से जो अल्पसंख्यकों के बीच में अपनी साख को दांव पर लगाते हुए ओवैसी साहब भी आज चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो आज से हम कह सकते हैं कि दिल्ली का जो चुनावी मुकाबला जो है वो काफ़ी धारदार दिख रहा है। जी, निशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, निशांत राय। निशांत, जिस तरह से धीरज ने भी बताया कि एक तरफ पूर्वांचलियों का वोट कहें या फिर पूर्वांचलियों का प्रतिनिधित्व करते हुए भी योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे, आज से उनकी जनसभाएं शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान वोटरों की तरफ एक तरह से आकर्षित करने के लिए, क्या जब त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली का लगभग हम कह सकते हैं 2 दशक के बाद इस तरह का एक मुकाबला दिल्ली में दिखाई दे रहा है जहां आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हैं, ऐसे में मुसलमान वोट को लेकर किस तरह से सेंधमारी है और किसको इस त्रिकोणीय मुकाबले में नुकसान होने वाला है? देखिए, पहले इस पूरे समीकरण को समझना होगा। अगर आज की बात करें, जैसे आपने पूर्वांचल वासियों से शुरुआत की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के जो है आज 3 यहाँ पर सभाएं कर रहे हैं। अगर पूर्वांचलीय वोटरों की बात करें तो इनका जो प्रतिशत है 15 से 20% के आसपास है और सीधे तौर पर ये 51 सीटों पर अपना इम्पैक्ट डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए तो दिल्ली में ओखला वाला जो पूरा इलाका है और इसके अलावा वजीराबाद के कुछ हिस्से हैं जहां पर बड़ी संख्या में
और अगर शाहदरा के आसपास की बात की जाए तो यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता रहते हैं, जिसको लेकर अगर बात की जाए तो एक तरफ आम आदमी पार्टी जो लगातार दावे कर रही है जीत के, और आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी फोर्स जो है इन मतदाताओं को अपने साथ लाने में लगा दिया। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि उसके जो पुराने वोटर्स हैं, खासकर मुस्लिम मतदाता, उसके साथ जुड़ेंगे इस बार दिल्ली में, और कांग्रेस भी इस तरीके से जोर आजमाइश कर रही है। अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा होता है तो नुकसान सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को होना तय है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि आपने पहले भी कहा, तो उन्होंने महाराष्ट्र में जाके एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, और एक बार फिर योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली में जो है वो राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में उनकी शुरुआत, दखल अंदाजी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में देखना होगा कि जब आज वो पहली जनसभा करेंगे, किन किन मुद्दों को वो छूते हैं, किन किन पर बात करते हैं। और जब दिल्ली में दंगे हुए थे उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे बयान दिए थे यहाँ की सरकार को लेकर। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आज योगी आदित्यनाथ का जो भाषण रहने वाला है वो तय कर देगा कि बीजेपी की पॉलिटिक्स खासकर हिंदू मुस्लिम को लेकर किस दिशा में इन चुनाव में जाएगी। निशांत, अगर दिग्गजों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम मुख्यमंत्रियों को भी दिल्ली के चुनाव में उतारा है, और हमने देखा कि पिछले राज्यों के चुनाव में भी इस तरह से तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास कौन से बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस के पास कौन से बड़े चेहरे हैं जो इस मैदान में दिखाई देंगे भारतीय जनता पार्टी के इन दिग्गजों को टक्कर देते हुए? देखिए, अगर आज की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मोहन सिंह यादव, प्रेमचंद बैरवा और पुष्कर सिंह धामी, जो ये बड़े दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, जो मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली में नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, जो लगातार कैंपेन कर रही हैं। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस शासित राज्यों के अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए, सुखविंदर सिंह सुक्खू और तमाम लोग लगातार यहाँ पर जो है वो प्रचार करते हुए समय समय पर नजर आ रहे हैं। यानी कि तीनों ही जो बड़े राजनीतिक दल हैं, इनकी तरफ से पूरी तरीके से ताकत झोंकी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की अपनी आबादी से ज्यादा यहाँ पर प्रवासी रहते हैं, जो कि दिल्ली के ही नागरिक बन चुके हैं, और इसी तरीके से राजनीतिक दलों ने अपने समीकरण साधे हैं। अगर बीजेपी का उदाहरण लिया जाए तो पुष्कर सिंह धामी उन इलाकों में रैलियां कर रहे हैं जहां पर उत्तराखंड के और पहाड़ के ज्यादा वोटर्स रहते हैं, जिनकी अगर संख्या की बात की जाए तो लगभग 20 सीटों पर इंपैक्ट डालते हैं। इसी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल और बिहार के मतदाताओं को रिझाने का काम कर रहे हैं, साथ में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का, और लगभग उनकी भी रैलियां लगभग 13 से 14 जगह होनी है, जिनमें आज 3 जगह हो रही है, उन्हीं इलाकों में की जा रही है। भगवंत मान की बात की जाए तो पंजाबी वोटर दिल्ली में लगभग 13% के आसपास सिख वोटर हैं, और उन जगहों पर भगवंत मान की ज्यादा से ज्यादा रैलियां आम आदमी पार्टी के द्वारा करवाई जा रही हैं। इसी तरीके से चाहे हिमाचली वोटर हो या अन्य वोटर हो, उनको लेकर कांग्रेस ने भी कुछ इस तरीके की रणनीति तैयार की है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव को अब केवल जैसे अन्य भारत के चुनाव को देखा जाता है जाति आधारित, यहां पर बहुत सारी तस्वीरें बदली होती है। क्लास पर भी चुनाव होता है, यहां पर समुदाय, सिख समुदाय, पूर्वांचल वासी, उत्तराखंड वासी जैसे आधार पर भी चुनाव होता है। इसके अलावा यहां पर जो मुद्दे हैं वो भी काफी जो है इस चुनाव में भूमिका निभाते हैं। तो इसी तरीके से राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति तैयार की है। आज भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बैठक भी करने जा रही है। 2 बजे उन्होंने हरीश द्विवेदी, जो कि बस्ती से 2 बार सांसद रहे हैं, उनको पूर्वांचल के वोटर्स के लिए जो बीजेपी रणनीति बनाएगी उसके लिए संयोजक बनाया गया है, जिसमें तय किया जाएगा कि पूर्वांचल के वोटर्स को किस तरीके से साधा जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हुई है, पूर्वांचल वोट पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस बार बीजेपी की कोशिश है कि एक बार फिर अपना जो परंपरागत वोट है वो वापस लाया जाए। जी धीरज, भारतीय जनता पार्टी पर धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप हमेशा लगाया करती हैं विपक्षी पार्टियां, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो 10 साल का केजरीवाल का कार्यकाल, 10 साल के केजरीवाल के काम को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी जवाब मांग रही है, हमलावर है। ऐसे में जब असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली दंगों के आरोपी को टिकट देते हैं, तो अब ये धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप क्या AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हमलावर है इसको लेकर? और हम ये जानते हैं कि इस आरोपी को चुनाव लड़ने की परमिशन पे अदालत तक गए, लेकिन कोर्ट ने अभी ये कहा है कि चुनाव लड़ना या प्रचार करना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है, और अब ये पूरी एक तरह से उसकी जमानत की जो अर्जी है उसे अब एक दूसरी पीठ सुनवाई करेगी।
बिल्कुल आपने सही कहा है। कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण बातें कही है, कोर्ट की जो 2 बेंच थे उसमें से 2 जजों ने अलग अलग फैसले सुनाए हैं। एक जज का ये फैसला था कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि आप आरोपी हैं, जबकि दूसरे जज ने ये कहा है कि ये तो इनका मौलिक अधिकार है और हम उनको चुनाव लड़ने के लिए इनको हम नहीं रोक सकते हैं। अब कोर्ट की जो 3 बेंच हैं इस पे सुनवाई करेगी और उसके बाद ही जाकर ये फैसला होगा कि आखिर ताहिर हुसैन मुस्तफ़ाबाद की सीट से चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। जहाँ तक आपने धार्मिक ध्रुवीकरण की बात की है, तो धार्मिक ध्रुवीकरण के मामले में हमेशा से जो ओवैसी की एक कोशिश रही है कि जो अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनका वोट उनके पक्ष में जाए, उनके खाते में जाए। इसलिए वो उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि जिस इलाके में अल्पसंख्यकों की जो आबादी होती है, जो वोटर्स होते हैं, वो अधिक संख्या में होते हैं, वहाँ जाकर वो अपने जो प्रत्याशी उतारते हैं। और इसकी जो बानगी हम एक बार फिर दिल्ली के चुनाव में भी देख रहे हैं कि जो 10 जो विधानसभा सीट अगर आप देखेंगे कि जहां की उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं, तो उन सारे 10 विधानसभा सीटों पे ये जो इलाके हैं ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं और यहाँ पे जो मुस्लिम ही तय करते हैं कि यहाँ का उम्मीदवार कौन होगा। चाहे वो वजीरपुर के कुछ इलाकों की बात कर रहे हैं, चाहे आप जो ओखला की बात कर रहे हैं, या आप जो यमुना पार की जो कुछ सीटें हैं उन सीटों को अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी मतलब ये जो मुस्लिम जो आबादी है यही तय करते हैं कि विधानसभा की सीट पर यहाँ से कौन सा प्रत्याशी जीतेगा। हालांकि ये आरोप हमेशा भारतीय जनता पार्टी पे होती है कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक ध्रुवीकरण को आगे करते हुए जो जनता से एक तरीके से वोट की अपील करती है और ध्रुवीकरण के जरिए चुनाव जीतती है। लेकिन चाहे ओवैसी हो, चाहे हम कह सकते हैं कांग्रेस की भी यही कोशिश है कि धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए जो अल्पसंख्यक का जो उनका वोट है, जो वोट बैंक उनसे बीते 10-15 साल पहले जो खिसक गया था, कांग्रेस की भी यही कोशिश है कि उनके पास जो अल्पसंख्यक समुदाय का वोट है वो वोट उनमें कांग्रेस के साथ जुड़ जाए और कांग्रेस अपनी जो खोई हुई जनाधार है उस जनाधार को हासिल करने में कामयाब हो सके। निशांत, दिल्ली की राजनीतिक तासीर को यह माना जाता है कि देश की राजधानी, बुद्धिजीवियों का शहर, और जिस तरह से पिछले अगर हम 15 साल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल का पदार्पण दिल्ली की राजनीति में ये माना जा रहा था कि लोगों ने एक बड़ी सहमति दी है। ऐसे में 10 साल के पूरे कार्यकाल के बाद अब जब अरविंद केजरीवाल के सामने चौतरफा कहें चुनौतियां हैं, एक तरफ भ्रष्टाचार, एक तरफ तमाम बड़े आरोप जो खुद पे और मंत्रियों पे लगते रहे, उनके आधे मंत्री जेल में बंद हैं, ऐसे में क्या दिल्ली का चुनाव इस बार शुद्ध तौर पर सिर्फ कामकाज पर, 10 साल के काम पर, या फिर योगी आदित्यनाथ की एंट्री के साथ अब ये चुनाव एक दूसरा मोड़ लेता दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर पहले अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो 10 साल पहले जिन मुद्दों को आधार बना के उन्होंने दिल्ली में अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और दिल्ली की सत्ता प्राप्त की थी, आज वही मुद्दे विपक्ष अरविंद केजरीवाल के सामने लाकर खड़ा कर रहा है और उन्हीं मुद्दों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को विपक्ष आरोपी बना रहा है, जिसमें सबसे पहले भ्रष्टाचार को लेकर अरविंद केजरीवाल ने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, तमाम नेताओं के नाम लिए थे। आज अरविंद केजरीवाल समेत उनकी कई सारे पार्टी के नेताओं पर आरोप है, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बात की जाए, सत्येंद्र जैन की बात की जाए या अन्य मंत्रियों की बात की जाए, सभी पर कोई ना कोई आरोप लगा है और उसको लेकर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दोनों अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने उस समय वीवीआईपी जो सिस्टम था उसको लेकर आवाज उठाई थी, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के आवास को लेकर उनको घेरा था, उनके घरों में एसी की संख्या बताई थी। आज शीश महल एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमला है। इसके अलावा बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जिस विकास की राजनीति की बात की थी, दिल्ली की सड़कों को लंदन जैसे बनाने की बात की थी, आज विपक्ष के तमाम नेता दिल्ली के तमाम इलाकों से वो वीडियोस जारी करते हैं कि सड़क में पर नाला बह रहा है, खड्डे बहुत ज्यादा हैं, दिल्ली के आम लोगों को दिक्कत हो रही है। और इसके अलावा अगर वायु प्रदूषण की बात करें या जल प्रदूषण की बात करें, दिल्ली में यह समस्या तब भी थी और आज जस की तस बनी हुई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, आज मुद्दे उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनके लिए चुनौती बहुत बड़ी है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब इस पूरे मामले में एंट्री होती है तो उनका जो चेहरा है बीजेपी का, हम कह सकते हैं हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरों में से
एक योगी आदित्यनाथ हैं, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने विकास की भी राजनीति की है, चाहे इन्वेस्टर्स को लाने की बात की जाए या इन्वेस्टर समिट की बात की जाए, और इसके अलावा अभी हाल में महाकुंभ में जिस तरीके की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, तो ये तमाम चीजें योगी आदित्यनाथ के आज भाषण में देखने को मिलेगी। और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि खासकर पूर्वांचल और बिहार से जो संबंध रखने वाले मतदाता हैं, और सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ खुद उत्तराखंड से आते हैं, तो ऐसे में उनकी रैली करना 3 क्षेत्रों को एक साथ साधने के बराबर है, और बीजेपी इसका इन चुनाव में भरपूर इस्तेमाल करेगी। और साथ में उनके भाषण में जो बातें कही जाएंगी, देखने वाली बात होगी कि दिल्ली की जनता पर वो कितना असर करती हैं। जी हाँ, 10 दिन का ये प्रचार देखते हैं आज की तारीख से किस ओर मुड़ता है, क्योंकि आज जहां एक तरफ हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में बम्पर जीत के बाद योगी आदित्यनाथ एक तरह से हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो आज चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो वहीं शाहीन बाग से असदुद्दीन ओवैसी उतरेंगे। इसके बाद देखते हैं कि किस तरह से चुनाव प्रचार रफ्तार भी पकड़ती है, साथ ही साथ क्या नए नारे सामने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत, आपका भी, धीरज आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली के चुनाव हर दिन दिलचस्प हो रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है कि किस तरह से आज योगी आदित्यनाथ अपनी 3 जनसभाएं करेंगे, और योगी आदित्यनाथ अगले 10 दिन में 14 जनसभाएं दिल्ली चुनाव में करने जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस भी अपने दिग्गजों के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भी चुनावी मैदान में हैं। बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए है। पराक्रम दिवस के मौके पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आजाद हिंद फौज के संस्थापक और स्वाधीनता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेताजी से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती का उत्सव मना रहे हैं। नेताजी का जीवन परिश्रम ही नहीं, पराक्रम की भी पराकाष्ठा। नेताजी ने भारत की आजादी के लिए अपने सपनों, अपने आकांक्षाओं को तिलांजलि दे दी। वे चाहते तो अपने लिए एक अच्छा जीवन चुन सकते, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को भारत के संकल्प के साथ जोड़ दिया। नेताजी देश के उन महान सपूतों में से एक थे जिन्होंने विदेशी शासन का सिर्फ विरोध ही नहीं किया, बल्कि भारतीय सभ्यता पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। ये नेताजी थे जिन्होंने पूरी ताकत से मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत की पहचान को विश्व के सामने रखा। नेताजी का जीवन और उनका योगदान युवा भारत के लिए एक प्रेरणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ओडिशा के कटक में हुए समारोह को संबोधित किया। पीएम पराक्रम दिवस समारोह में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। पीएम ने नेताजी की जन्मभूमि कटक में इस आयोजन को अहम बताया। आजादी के आंदोलन में नेताजी के योगदान को नमन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी चाहते तो आरामदेह जीवन चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष की राह अपनाई। वो चाहते तो अंग्रेजी शासन में एक वरिष्ठ अधिकारी बनकर आराम की जिंदगी जीते, लेकिन उन्होंने आजादी के लिए कष्टों को चुना, चुनौतियों को चुना, देश विदेश में भटकना पसंद किया। नेताजी सुभाष कंफर्ट जोन के बंधन में नहीं बंधे। इसी तरह आज हम सभी को विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। हमें खुद को ग्लोबली बेस्ट बनाना है। एक्सीलेंस को चुनना ही है।
एफिशिएंसी पर फोकस करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में नेताजी सुभाष का जीवन निरंतर प्रेरणा देने वाला है। पीएम ने आजाद हिंद फौज की एकजुटता की याद दिलाई और देशवासियों से वैसी ही एकजुटता का आह्वान किया। विश्व में हर तरफ भारत की प्रगति के लिए अनुकूल माहौल है। दुनिया भारत की ओर देख रही है कि कैसे हम इस 21वीं सदी को भारत की शताब्दी बनाते हैं। और ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में हमें नेताजी सुभाष की प्रेरणा से भारत की एकजुटता पर बल देना है। हमें उन लोगों से भी सतर्क रहना है जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नेताजी की स्मृतियों को संजोने में लगी है। पीएम ने इस दिशा में किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया। हमारी सरकार ने 2019 में दिल्ली के लाल किले में नेताजी सुभाष को समर्पित म्यूजियम का निर्माण किया। उसी साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किए गए। 2021 में सरकार ने निर्णय लिया कि नेताजी की जयंती को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इंडिया गेट के समीप नेताजी की विशाल प्रतिमा लगाना, अंडमान में द्वीप का नाम नेताजी के नाम पर रखना, गणतंत्र दिवस की परेड में आईएनए के जवानों को नमन करना सरकार की इसी भावना का प्रतीक है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का उद्घाटन किया। यह आध्यात्मिक मेला हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान गुजरात द्वारा 23 जनवरी से 26 जनवरी तक आयोजित किया गया है। मेले में विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक, रचनात्मक विषयों को शामिल किया गया है। साथ ही 11 से अधिक मंदिरों के लाइव दर्शन, कुंभ मेला दर्शन, गंगा आरती और वनवासी ग्राम मुख्य आकर्षण हैं। वॉशिंगटन में एक संवाददाता सम्मेलन में बांग्लादेश की स्थिति पर बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने ट्रंप प्रशासन के साथ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चर्चा की। The first question, yes, we had a brief discussion on Bangladesh. I don't think it's appropriate I get into more details. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से पाकिस्तान के साथ व्यापारिक रिश्तों को फिर से बहाल करने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पिछले साल के बाद पाकिस्तान के साथ व्यापार के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई है और न ही उनकी ओर से कोई पहल की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत ने कभी भी व्यापार बंद नहीं किया, बल्कि 2019 में इस संबंध में पाकिस्तान सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था। 2019 में जो निर्णय लिए गए कि भारत के साथ व्यापार नहीं करना,
वो उनके साइड से था। तो हमारा जो ये इस मुद्दा के बारे में हमारी जो चिंता जो थी, शुरू से हमारा हित था कि हमें MFN स्टेटस मिले, कि हम पाकिस्तान को MFN स्टेटस देते थे, वो हमको देते नहीं थे। तो आज पिछले साल के बाद ऐसी कोई पाकिस्तान के साथ बैठ के ऐसी कोई बात नहीं हुई व्यापार के बारे में, ना उनके यहाँ से कोई ऐसा इनिशिएटिव आया है। जो ड्रग्स के बारे में जो आप कह रहे हैं वो तो सबको जानकारी है इसमें कि वहाँ से ड्रग्स काफ़ी संख्या में आते हैं और ये चिंताजनक विषय है। और अब बात स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रही विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक। इस दौरान भारतीय नेताओं ने इंडिया फर्स्ट का संदेश दिया। इस वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने कई राजनीतिक हस्तियां पहुंची हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भारतीय उच्च प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री CR पाटिल, के राममोहन नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल के नेता भी शामिल हैं। सभी नेताओं ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंडिया फर्स्ट पर जोर दिया। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक 24 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान भारतीय नेताओं का वैश्विक निवेशकों के साथ बैठक का दौर भी जारी है और दुनिया भर की कंपनियों से भारत में निवेश की अपील की जा रही है। We will plan ahead as India first. Yeah. Always first. The diversity that we represent here, we also represent the unity within this entire diverse group. And our purpose is common. Our purpose is to make sure that our country develops, our country gets that position which it deserves. And we will all work together going forward as one team. And we have had multiple discussions among ourselves how electronics manufacturing, GCC, whether it is one party in the center, another party at state, but we have pushed it to the absolutely without keeping any political considerations, and we'll keep doing that. दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 की बैठक में अलग अलग कंपनियों के CEO भी शामिल हो रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन अरविंद सिंह साहनी ने कहा कि भारत में ग्राहकों पर ईंधन की कीमतों का अतिरिक्त भार न डालते हुए भी बैलेंस शीट के बीच बेहतरीन संतुलन बनाया जा रहा है। Have had very productive meetings with some consultants, with some policymakers, and AI-enabled people who are digital in the digital world. They are doing good job. We are interacting with them for implementing their technologies and AI usage our operations. That is the main agenda here. दावोस पहुंची कृषि स्टार्टअप प्लेटफॉर्म सलाम किसान की संस्थापक और CEO धनश्री मंधानी भी कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के समावेश को लेकर बेहद आशान्वित हैं। उनका कहना है कि प्रौद्योगिकी भागीदारी से बड़े पैमाने पर रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। At Salam Kisan, we are democratizing data-driven agriculture for farmers, and we are currently working with 300,000 farmers. This MOU with the Maharashtra government is also in collaboration and support with Microsoft, who is our technology partner. So we are going to be expanding our drone manufacturing facility, going from 6,000 drones to 40,000 drones, to create drone entrepreneurs in Maharashtra and India at large. And this is so that we can promote reverse migration, so that more and more women, marginal communities can come forward and have an added source of income by the way of drone as a business and drone as a service, and also increase productivity and profitability for farmers with the service that these drones will provide. जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के बधाल गांव में एक घातक बीमारी से 17 लोगों की मौत को लेकर रहस्य बना हुआ है। इस बीच 3 और लोग बीमारी से संक्रमित हो गए हैं। गृह मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर गोविंद कुमार गर्ग के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालय टीम मौतों के कारणों की जांच के लिए बधाल गांव पहुंची है। टीम ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात और गहन पूछताछ की है। एक स्थानीय झरने में कीटनाशकों और इसके हानिकारक स्तर पाए जाने के बाद अधिकारियों ने बावली को बंद कर दिया है। दरअसल इस रहस्यमयी बीमारी से 1 महीने के भीतर 17 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद गांव में एक दहशत का माहौल है।
हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कमान संभालते हुए कई कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने रहस्यमयी मौतों को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों और पुलिस विभाग के साथ बुधवार को एक अहम बैठक की। स्थानीय और केंद्रीय दोनों अधिकारियों द्वारा तत्काल जांच शुरू कर दी गई है। वहीं बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए गांव में सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया है और सभी सार्वजनिक और निजी समारोह पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रभावित परिवार को कड़ी चिकित्सा निगरानी में रखने के अलावा मृतकों के घरों को सील कर दिया गया है। वहीं पीड़ितों के परिवार के सभी सदस्यों को क्वारंटीन किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही बीमारी के कारणों का पता लग जाएगा। राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि ये किसी प्रकार का महामारी नहीं है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी तक कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिसमें हम बोलें कि ये इन्फेक्शन है या कोई वायरस है। अब हमारी हेल्थ केयर वर्कर्स की टीम वहाँ पे 1.5 महीने से घूम रही है। हमारा कोई हेल्थ केयर वर्कर बीमार नहीं हुआ, हमारी कोई आशा वर्कर बीमार नहीं हुई। अलॉन्ग विद द लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स ये स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि हमें डरने वाली बात नहीं है, कोई वायरस बैक्टीरिया पैंडेमिक वाली सिचुएशन अराइज नहीं होने वाली। जब इनविजिबल दुश्मन के साथ लड़ाई करते हैं हम हर हथकंडा अपनाते हैं ताकि हमें नुकसान हो। तो ये जो हमारी सरकार है ये चाहती है कि हमारी जो लोग हैं सुरक्षित रहें और उनको उस जगह से निकाल के उनको सेफर प्लेसेस पे लाया। दिस इज नॉट ए क्वारंटाइन, वो उनके रिलेशन हैं जो हमने ऑब्जर्वेशन के लिए लाया। वो अभी हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स उसको देख रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनको ट्रीटमेंट चल रहा है। वो डॉक्टर्स हमारे HOD हैं, डॉक्टर जमील हैं, बाकी हमारे सारे डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो उनको ट्रीट कर रहे हैं। और राजौरी से इस मुद्दे पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी शक्ति शर्मा। शक्ति, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, 17 लोगों की जान गई है इस रहस्यमय बीमारी से, 3 और लोग पीड़ित हुए हैं, उनकी क्या स्थिति अभी बताई जा रही है? देखिए, जो लोग पीड़ित हुए हैं उन्हें यहाँ से एयरलिफ्ट करके जम्मू और उसके बाद PGI चंडीगढ़ जो है वो रेफर किया गया है। उनकी हालत अब जो है वहाँ पर इस वक्त खतरे से बाहर बताई जाती है, क्योंकि कल रात को जो है वो उनको यहाँ से शिफ्ट किया गया था। और वो जो उसी बढ़ाल गांव के रहने वाले हैं, उन्हीं के रिश्तेदार हैं जिनकी मौतें इससे पहले हुई हैं, उसी खानदान के संबंधित हैं ये लोग। और उसके बाद इनको वहाँ करने के बाद अब जिला इंतजामिया जो है पूरी तरह से यहाँ पर हरकत में है। क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में लाया जा रहा है। खाने पीने का सामान जो है वो बाहर से सप्लाई की जा रही है। वहाँ का कोई भी किसी भी तरह का कोई राशन या पानी ना लेने की सलाह लोगों को दी गई है। जो लोगों के घरों के अंदर इससे पहले राशन जमा था वो भी गवर्नमेंट द्वारा सीज किया गया है। पानी जो है वो टैंकर के जरिए बाहर से जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। वहाँ के जो चश्मे हैं, जैसे कि एक बावली जो है, एक चश्मा जो है उसको सीज किया गया है। और उसके बाद जो बाकी रिसोर्सेज हैं पानी के, उनको भी बंद किया गया है और लोगों को फिलहाल वहाँ से निकालकर क्वारंटाइन सेंटर में लाया गया है। उनकी स्क्रीनिंग जो है वो की जा रही है और लगातार जिला प्रशासन इस बात पे पता लगाने पे जुटी है कि ये रहस्य है क्या, आखिर किस वजह से ये मौतें जो है वो हो रही हैं और किस वजह से लोग जो हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर ने भी दौरा किया था। केंद्र से जो टीम मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से गठित की गई थी, वो टीम भी राजौरी में आई थी। उनके द्वारा भी सैंपल यहाँ से कलेक्ट किए गए और उसके बाद भी जो है वो भेजे गए। इससे पहले भी जो PGI चंडीगढ़ हो, पुणे का हॉस्पिटल हो, वहाँ से भी एक्सपर्ट की टीम आई थी, उनके द्वारा भी सैंपल लिए गए थे और पूरी जांच जो है वो की गई थी। हालांकि किसी भी तरह की इस जांच में वायरस की शिकायत नहीं आई है, किसी तरह की कोई महामारी का इस तरह का जो सबूत जो है वो नहीं मिला है। लेकिन फिलहाल जो वहाँ की स्थिति है, स्थिति फिलहाल नाजुक है, क्योंकि केस जो है वो लगातार आ रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 5 केस जो है वो आ चुके हैं। तो जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए है ताकि कोई और बंदा बीमार ना हो, उस गांव का कोई और व्यक्ति बीमार ना हो। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति सिंह इस पूरे अपडेट के लिए राजौरी से। और बात मुंबई क्राइम ब्रांच का अंडरवर्ल्ड पर शिकंजा कसता जा रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर छोटा राजन के भरोसेमंद सहयोगी रवि मलेश बोरा उर्फ DK राव को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया है। राव एक कुख्यात गैंगस्टर हैं और उसका आपराधिक इतिहास काफ़ी लंबा है। जबरन वसूली, डकैती और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। राव पर मुंबई में व्यापारियों और डेवलपर्स को निशाना बनाकर जबरन वसूली करने के आरोप हैं। पिछले कुछ वर्षों में उसे विभिन्न अपराधों के लिए कई बार गिरफ्तार किया गया है।
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों के डंप यार्ड पर कोबरा और सीआरपीएफ ने बड़ी छापेमारी की। ये डंपिंग यार्ड दुल्लेड़ और मेटागुड़ा के बीच के जंगल में बनाया गया है। यहां से भारी मात्रा में नक्सल सामग्री और उपकरण बरामद किए गए। कोबरा की 203 और सीआरपीएफ की 131वीं बटालियन के जवानों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां से जनरेटर, विस्फोटक और अन्य खतरनाक सामग्री बरामद की गई है। इन उपकरणों से नक्सली जवानों पर हमले में इस्तेमाल होने वाले BGL शेल्स बनाया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दुल्लेड़ और मेटागुड़ा के जंगलों में नक्सलियों ने डंप यार्ड बनाया है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। छत्तीसगढ़ पुलिस का और सुरक्षा एजेंसियों का नक्सलियों पर बड़ा एक्शन है, जिसमें नक्सलियों ने जिस डंप यार्ड को एक तरह से बनाया था, जहां वो तमाम विस्फोटक, जनरेटर और अन्य खतरनाक सामग्री रखते थे, उस पर छापा मारा है और उसको एक तरह से वहां से इन तमाम चीजों को बरामद किया है सुरक्षा बलों ने। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। ये अभ्यास सुबह 10:30 पर विजय चौक से शुरू होकर लाल किले पर खत्म हुआ। इस अभ्यास के दौरान T-90 टैंक, नाग मिसाइल सिस्टम और पिनाका रॉकेट सिस्टम देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। इसके अलावा सशस्त्र बलों की अलग अलग मार्चिंग टुकड़ियां और विभिन्न राज्यों की झांकियां, विविध सांस्कृतिक समावेशिता की झलकियां पेश की। भारतीय वायुसेना, IAF के विभिन्न लड़ाकू जेट और विमान भी कर्तव्य पथ पर एक लुभावनी हवाई प्रदर्शन किया। इस अवसर पर दिल्ली में व्यापक यातायात व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार रिहर्सल परेड विजय चौक से शुरू होकर कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग से होते हुए लाल किले तक गई। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को ट्रैफिक जाम से बचने के लिए इन मार्गों पर यात्रा नहीं करने की सलाह दी थी। असम राइफल्स के इस Translating to formation Varuna comprising AB flanked by the two services, all depicted here on the size of the. That's the Rafale formation, roaring the skies today. भर रहे हैं। The Trishul formation comprising 3 Sukhoi 30 air dominance fighter aircraft of the Indian Air Force, leading the. Keep your eyes glued to the television screen as they pull up to us for making a Trishul up in the air, and there you can see. तो दिल्ली में गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल ने लोगों में 26 जनवरी की उत्सुकता को बढ़ा दिया है। भारतीय तटरक्षक बल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान पहली बार उड़ान भरेगा। 15 पायलटों और नाविकों के दल ने 4 डॉनियर विमानों के साथ कड़ी ट्रेनिंग की है। देखिए DD न्यूज संवाददाता विशाल बेरिस्टो की एक खास रिपोर्ट। 76वें गणतंत्र दिवस पर भारतीय तटरक्षक पहली बार फ्लाई पास्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है और 4 डॉनियर जहाज वो उड़ाएंगे। मेरे साथ है DIG कमल भारद्वाज जो अपने कंटिंजेंट को लीड कर रहे हैं। 4 जहाज ये लेकर आए हैं। DIG भारद्वाज, पहली बार आप उड़ाने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? रिपब्लिक डे पे आप फ्लाई पास्ट का हिस्सा होंगे। एक डिफेंस पायलट के लिए ये सबसे बड़ा स्टेज है अपना स्किल्स दिखाने के लिए। तो इस गणतंत्र दिवस के फ्लाई पास्ट के लिए कोस्ट गार्ड पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है। ये दूसरी उपलब्धि है कोस्ट गार्ड के लिए भी और एविएशन डिपार्टमेंट और हम सभी के लिए भी। आपने कितनी ट्रेनिंग की है, क्योंकि फ्लाई पास्ट में पूरा सीक्वेंस को आपको फॉलो करना पड़ता है, और किस किस के साथ आपने ट्रेनिंग की है या आपने अपनी ट्रेनिंग अलग की है? जैसे मैंने आपको बताया कि एक डिफेंस पायलट के लिए सबसे बड़ा स्टेज है, तो ऑब्वियसली इसके लिए तैयारी भी अच्छी चाहिए और प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। तो यहाँ आने से पहले ये पूरी टीम दमन में मिली थी। हमने एक हफ्ते वहाँ पे फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करी है और यहाँ आने के बाद भी, दिल्ली में आने के बाद भी अब तक हम 4 प्रैक्टिस कर चुके हैं फ्लाई पास्ट की, और अभी 26 जनवरी से पहले एक और प्रैक्टिस बाकी है। जब आप फ्लाई पास्ट की बात करते हैं तो क्या सीक्वेंस रहेगा? अगर हम कोस्ट गार्ड की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के साथ किस तरह से आप सीक्वेंस में चलेंगे? तो जो फ्लाई पास्ट यहाँ पे होता है वो 2 ब्लॉक में होता है। पहले ब्लॉक में जनरली सारे हेलीकॉप्टर भाग लेते हैं जो कि मार्चिंग कंटिजेंट के ऊपर से फ्लाई करते हैं,
ब्लॉक 2 में जनरली सारे फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करते हैं। तो कोस्ट गार्ड का जो डॉनियर का कंटिजेंट है, फॉर्मेशन फ्लाईपास्ट है, वो ब्लॉक 2 में सेकंड नंबर पे आएगा। टोटल 9 फॉर्मेशन आएंगी सेकंड ब्लॉक में, उसमें कोस्ट गार्ड का फॉर्मेशन सेकंड नंबर पे आएगा। हमसे पहले एक एयरफोर्स का फॉर्मेशन है और हमारे बाद में और 7 फॉर्मेशन है एयरफोर्स के। तो आपने सुना, ये सब लोग पूरी तरह से तैयार है और इनका पूरा क्रू जो 15 मेंबर्स है उन्होंने जबरदस्त तैयारी की है ताकि सब कुछ परफेक्ट जाए और रिपब्लिक डे पर भारतीय तटरक्षक अपनी एक नई छाप छोड़ सके। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब बात महाकुंभ की। महाकुंभ का आज 11वां दिन है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ ही रही है। 13 जनवरी को शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। संगम क्षेत्र में स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हजारों सुरक्षा कर्मी और स्वयंसेवक तैनात हैं। हर 144 साल में होने वाले हिंदू धर्म के सबसे पवित्र आयोजनों में से एक महाकुंभ की छटा कुछ अलग दिख रही है। और दिव्य और भव्य महाकुंभ इस बार सनातन के लिए कई मायनों में खास है। प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 19 में स्थित पंडाल में आज धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। इसमें गो सनातन हिंदू राष्ट्र के साथ ही काशी और मथुरा की मुक्ति पर भी अंतिम निर्णय होगा। सनातनियों के लिए धर्मादेश के साथ ही सनातन बोर्ड के गठन पर भी सहमति बनेगी। धर्म संसद में चारों पीठ के शंकराचार्य, 13 अखाड़े और देश भर के संत महात्मा शामिल होंगे। सभी की राय से सनातन बोर्ड के गठन पर अंतिम निर्णय होगा। इसका मसौदा तैयार करके सरकार को भी भेजा जाएगा। धर्म संसद से जुड़ने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सनातन धर्म में पुरातन काल से धर्म संसद के आयोजन होते रहे हैं। कुंभ या महाकुंभ में धर्म संसद के जरिए सनातन धर्म के लिए निर्णय लेते हैं और इसे पूरे देश में लागू कराया जाता है। और मिड डे प्राइम में अब वक्त है खेल जगत की खबरों का। सुचित्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुचित्रा, खेल की खबरों में आज क्या खास? शुक्रिया ऋतु। सबसे पहले बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का उद्घाटन समारोह लेह लद्दाख के एनडीए स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। ये खेल 23 से 27 जनवरी तक आयोजित होंगे, जबकि इसके दूसरे लेग का आयोजन फरवरी में होगा। 2020 में खेलों की शुरुआत के बाद से ये दूसरी बार है जब लद्दाख इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। इस प्रतियोगिता में आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग की प्रतियोगिताएं आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेंगी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के मौजूदा संस्करण में कुल 430 एथलीट बर्फ की सफेद चादर पर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग की प्रतियोगिताएं एनडी स्टेडियम, गुपुक झील और लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर रिंक में आयोजित किए जाएंगे। लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा ने आज खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का उद्घाटन किया। डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में उन्होंने तैयारियों के बारे में बात की और हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए एक खास संदेश दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी लद्दाख ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर डीडी न्यूज़ में। सर, सबसे पहले सेकेंड ईयर रनिंग है जब खेलो इंडिया विंटर गेम्स लद्दाख में हो रहे हैं। प्रिपरेशंस यहाँ पर कमाल के हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, आपने सब कह दिया। कमाल की ही प्रिपरेशन है, शिरकत कमाल की है, हमारा इंटेंशन कमाल का है, हमारी भागीदारी कमाल की है और हमारा मिशन भी कमाल का है कि हम आगे बढ़ेंगे। और सर, वो दिन दूर नहीं जब भारतीय एथलीट्स विंटर ओलंपिक्स की हम बात करें तो उसमें भी शिरकत करेंगे और मेडल्स भी लेकर आएंगे। करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि अभी हमारी टीम आज ही अभी थोड़ी देर पहले हमारे
यूनियन मिनिस्टर जो स्पोर्ट्स के हैं उन्होंने हमको रिंग करके बताया कि कल ही मैंने साइन कर दिया है फाइल और हमारे ये टीम बाहर जाएगी। और आइस हॉकी के लिए जाना जाएगा लद्दाख को, ये आपने ये बात कही। प्रमोट कर रहे हैं आइस हॉकी को, और वो दिन दूर नहीं जब इंडोर आइस हॉकी टूर्नामेंट्स भी होंगे यहाँ पर। अभी भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे और आगे और बढ़ चढ़ के होंगे, ये हमारी उम्मीद है। हमारे और भी युवा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सर आखिरी सवाल, क्या संदेश देना चाहेंगे खिलाड़ियों को जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में शिरकत कर रहे हैं? हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ है, पूरे लद्दाख का उनके साथ सपोर्ट है और मुझे पूरा यकीन है कि वो अच्छा से अच्छा काम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। खेलो इंडिया विंटर गेम्स को लेकर खिलाड़ियों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। इन खेलों में हिस्सा लेने पहुंची ऐसी ही एक खिलाड़ी स्कर्मा से खास बात की हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन ने। इस समय हम लेह में हैं, जहां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन हो रहा है और इंटरनेशनल खिलाड़ी स्कर्मा सुल्टिम हमारे साथ हैं, जिन्होंने एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक चैंपियनशिप में टीम गोल्ड जीता है। इन्होंने नेशनल्स में भी पार्टिसिपेट किया और खेलो इंडिया विंटर गेम्स में ये गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं। 2023-24 में उसका हिस्सा रही हैं। बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। सबसे पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए 2025 एडिशन में आप कितनी एक्साइटेड हैं? धन्यवाद। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहले तो ये हमारे लद्दाख में हो रहा है और हमने इसके लिए बहुत मेहनत किया है पूरे साल, ताकि वो आइस पे हो या ड्राई लैंड हो। तो लास्ट टाइम हमने लद्दाख के लिए आइस इवेंट में हमारे टीम ने 13 मेडल्स लाए थे। तो इस बार भी हम ट्राई करेंगे कि पिछले साल का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। चलिए, 2023 में भी आपने मेडल जीता खेलो इंडिया विंटर गेम्स में, 24 में भी जीता। आपको क्या लगता है कि क्या फर्क आया है पिछले 2-3 सालों में विंटर गेम्स के आयोजन में? पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ा है? जी हाँ, बहुत मतलब पार्टिसिपेशन बढ़ा है, क्योंकि पहले उन ज्यादातर लोगों को मतलब ये आइस इवेंट के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता है। इस साल शायद 800 कुछ एथलीट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स में। चलिए, आपने एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, टीम गोल्ड जीता, आपने नेशनल्स में भी पार्टिसिपेट किया है, खेलो इंडिया में भी आपने मेडल्स जीते हैं। क्या सपना है आपका? अभी अल्टीमेट गोल तो हमारा विंटर ओलंपिक्स है। हमने देश के लिए मेडल जीतना है, तो हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं बहुत। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी स्कर्मा सुल्टिम, जो ये कह रही हैं कि इनका अल्टीमेट एम है, जो सपना है, वो देश के लिए मेडल जीतना है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज ले। बात करते हैं क्रिकेट की। इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही 5 मैच की T20 सीरीज के पहले मैच को भारत ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड से मिले 133 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 12.5 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। उन्होंने 34 गेंद में 79 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। इससे पहले इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 132 रन बनाए थे। बात ऑस्ट्रेलियन ओपन की। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में सबालेंका का सामना स्पेन की पाउला बडोसा से होगा। सबालेंका 2023 और 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। ऐसे में लगातार तीसरी बार खिताब जीतने से वे सिर्फ 2 जीत दूर हैं। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में अमेरिका की मैडिसन कीज का सामना पोलैंड की ईगा श्वांतेक से होगा। श्वांतेक और मैडिसन कीज के बीच अब तक 5 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें श्वांतेक 4 बार मैच को जीतने में सफल रही हैं। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं ऋतु के पास। शुक्रिया सुचित्रा तमाम इन खबरों के लिए। साथ ही साथ मिड प्राइम में आज बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को अनुमति। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।